मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको हम लोगों को आज पढ़ना है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले पहले थोड़े से जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो अगर मालूम पड़ जाए तो चैप्टर के सम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले पहले थोड़े से जो टेक्निकल टर्म्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड हो, चेंज नहीं हो। तो किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है? जितने भी नंबर्स हम लोग लिखते हैं ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 5 का मतलब 5 होता है, 4 का मतलब 4 होता है। ऐसा थोड़ा कभी हुआ है कि यहाँ पे 4 का मतलब 4 कहीं और जाके 4 का मतलब कुछ और नहीं। तो ये सब जो होते हैं ना ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के बाद दूसरा टर्म हमारा रहेगा वेरिएबल। देखो वेरी का मतलब होता है चेंज, तो वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। तो किसकी वैल्यू चेंज होती रहती है? तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ना एक्स वाई जेड etc, ये सब की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा कभी हुआ है कि एक्स का मतलब हमेशा हम ये मान लेते हैं कि एक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 होता है, वाई का मतलब 3 होता है? नहीं होता, ये चेंज होती रहती है वैल्यू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। तो अब तीसरा टर्म देखो, अलजेब्रिक टर्म्स, इसको समझते हैं ठीक से। अलजेब्रिक टर्म्स का मतलब क्या होता है? अब यहां से मैं एक कांस्टेंट उठा लेता हूं और यहां से एक वेरिएबल उठा लेता हूं, कुछ भी एक ले लेते हैं, कांस्टेंट 5 और ये वेरिएबल x। ये हो गया क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अलजेब्रिक टर्म कहा जाता है। जब आप एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलने वाला है? अलजेब्रिक टर्म मिलने वाला है। अब अलजेब्रिक टर्म से रिलेटेड थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। अब 5x में से मैं अगर सिर्फ x लिखूं और तुमसे सवाल पूछूं कि बताओ ये अलजेब्रिक टर्म है, तो क्या कहोगे? यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? वेरिएबल दिख रहा है, तो हम सीधा कह देते हैं कि नहीं ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है। बट इसके पीछे क्या है? 1 हिडन है। तो अल्टीमेटली यही बात हुई ना कि ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है। तो अकेला x y z भी दिखाई दे तो ये क्या होता है? अलजेब्रिक टर्म होता है। अब आ जाओ, मैं x नहीं लिखकर यहाँ पर सिर्फ क्या लिखता हूँ? 5 लिखता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि बताओ क्या ये अलजेब्रिक टर्म है? तो अभी तो अलजेब्रिक टर्म की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है और हमारा आंसर सीधा सीधा होता है कि नहीं ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं हम लोग। 8th क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, जिसमें एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस 5 को मैं अगर 5 इंटू 1 लिखूं तो कोई दिक्कत? इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस 1 को मैं रिप्लेस करके, चूंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं x रेज टू 0 भी इसको क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो जिस तरह से x के पीछे 1 हिडन था, उसी तरीके से 5 के आगे क्या है? x रेज टू 0 है। तो अल्टीमेटली यहाँ भी क्या बात आ गई? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अकेला कोई नंबर भी दिख रहा है तो भी क्या है? वो अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, और अगर अकेला कोई वेरिएबल भी दिख रहा है तो भी क्या है? वो अलजेब्रिक टर्म है। तभी तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा होगा ऐसा कुछ पॉलिनोमियल 5x² प्लस 2x माइनस 7, उसमें पूछा जाता था ये कितने टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम क्या बताते थे? ये 3 टर्म वाला है। तीनों को काउंट करते थे ना, 7 को भी काउंट करते थे ना। तो अब ये याद रखना कि अगर कोई अकेला वेरिएबल है तो भी क्या है? वो अलजेब्रिक टर्म है, और अगर अकेला कोई कांस्टेंट है तो भी क्या है? वो अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, और अलजेब्रिक टर्म का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये तीनों बात समझ में आई होगी।
अब चलते हैं अलजेब्रिक टर्म के आगे। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 अलजेब्रिक टर्म को लिए और तीनों को ये प्लस माइनस से मिला दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स कह सकते हो कि अलजेब्रिक टर्म के मिलने से क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे 4 चीजें हम लोगों ने अभी देखी, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा, अलजेब्रिक टर्म देखा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। वैसे ये पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, मेनी टर्म्स। ये देखो इसमें 2 से ज्यादा टर्म्स है, इसीलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। होप इतनी बातें समझ में आई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट को। तो कोएफिशिएंट को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये 6x लिखा होगा, 6 और x के बीच में क्या सिंबल है, न प्लस दिख रहा न माइनस दिख रहा है, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है। मीन्स ये एक्चुअल में क्या है, ये 6 इंटू एक्स है। तो x के साथ वाला कौन है, 6 है, और 6 के साथ वाला कौन है, x है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 6 और 6 का कोएफिशिएंट x। मतलब किसी वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 7x², अब मैं पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो देखो x² के साथ वाला कौन सा नंबर है, 7 है। तो 7 क्या कहलाएगा, x² का कोएफिशिएंट कहलाएगा। -5x, यहाँ पर x के साथ वाला नंबर कौन सा है, -5। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -5। ऐसे ही मैं कहूँ -x, ये अलजेब्रिक टर्म है, इसमें x का कोएफिशिएंट कौन है, तो x के साथ कौन सा नंबर है, 1 है, और यहाँ सिंबल माइनस का है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये साथ वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कोएफिशिएंट के बाद डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री क्या होता है बेसिकली, वो देखो, जैसे यहाँ एक टर्म लिख रहा हूं मैं 7x², तो इस 7x² की डिग्री कितनी हो गई, ये जो पावर है ना, इंडेक्स 2, तो इसकी डिग्री हम लोग कह देंगे 2 है। 7y लिखा हुआ, यहाँ y की पावर क्या दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रही, मतलब इसकी डिग्री कितनी, 1 है। सिर्फ x लिखा हुआ है, कितनी डिग्री, 1। चलो कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है। अब तो इस नंबर की जो डिग्री होगी ना, कांस्टेंट टर्म जितने भी होंगे उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो एक टर्म लिख रहा हूं मैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 7x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डिग्री क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सारी डिग्री को जोड़ देते हैं, इसकी 3, इसकी 2, 3 और 2 5, इसकी 1 6 और 4 की 0, तो 6 + 0 डिग्री 6। बट ऐसा नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना, वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब देखो इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3, इसकी कितनी डिग्री है, 2, इसकी 1, इसकी 0। अब इन सब में सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसे कहा जाता है डिग्री। तो ये 6 बात समझ में आई। अब चलते हैं हम लोग डिग्री के बाद अपने चैप्टर पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ा सा पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को भी हम लोग देखेंगे।
अब इस डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखेंगे। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल्स, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल 3x + 4। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री देख लो कितनी है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x - 7y = 4। अब इस इक्वेशन की भी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अकेला कोई टर्म है 6x, यहाँ भी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। लीनियर के बाद सेकंड टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, 3x² + 4x - 7। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या सिर्फ सिंपली 6x² लिखा हुआ है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। m² - 7, अगेन डिग्री कितनी, 2। डिग्री के हिसाब से जब हम लोग देख रहे होते हैं ना, तो टर्म्स मायने नहीं रखता, कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, उससे मतलब नहीं, बस डिग्री कितनी है ये देखनी होती है। तो डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 वाले को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। एग्जाम्पल देखो 4x3, यहाँ एक ही टर्म है लेकिन डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। 7x³ + 2x² - 6x + 4, यहाँ 4 टर्म है लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूबिक। वैसे आगे भी होते हैं, 4 डिग्री वाले को क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है, बट हमें जो मतलब है वो इस क्वाड्रेटिक से, हमको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो ध्यान से देखना। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, इसलिए इसको ठीक से समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, दोनों चीजें एक ही है। और इसका मैं मतलब समझाता हूँ, ax² + bx + c = 0। मतलब कभी भी किसी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है ना, तो डिग्री के हिसाब से उसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले ज़्यादा बड़ी डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल में इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी कितनी, 2, इसकी 1 और इसकी 0। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डिग्री क्या है, डिक्रीजिंग टर्म में, तो यही हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 रहती है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 डिग्री वाला टर्म आना चाहिए, फिर 1 वाला आना चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देख लो, 3x² + 2x + 4 = 0। ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। मतलब डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसको लिखना है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, m + 2m = -4m²।
अब देखो ये भी पॉलिनोमियल ना कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, और वो भी कैसे, डिग्री के डिक्रीजिंग टर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, -4m² की, इसको मुझे इक्वल टू के इस तरफ लाना है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4m²। उसके बाद एक डिग्री वाला टर्म कौन सा है, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, m+2m नहीं लेके 6+2m इज इक्वल टू -4m², क्योंकि फिर 2m+m सेम टर्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या किए, स्क्वायर वाले टर्म को सबसे पहले लिख लिए, ये इक्वल टू के उस तरफ माइनस था, इस तरफ आके प्लस हो गया। अब एक डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 2m है, ऑलरेडी वो इक्वल टू के इस तरफ है, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, +2m की जगह +2m ही लिख देते हैं। फिर लास्ट में बचा क्या, कांस्टेंट टर्म, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, ये भी इक्वल टू के इसी तरफ है, तो इसको भी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये जो पॉलिनोमियल था इसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c कोई रियल नंबर होगा और ये x जो है वो वेरिएबल है। बस ध्यान रहे कि ये a 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 3x² - 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल 4m² प्लस 8m - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एग्जांपल देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, यही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लीनियर मतलब 1 डिग्री वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 डिग्री वाला। अगर किसी इक्वेशन को देख के आसानी से समझ में आता है कि इसकी डिग्री 2 है, तो हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा अगर घुमा के दिया हुआ है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर या नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1, x² प्लस 5x - 2। अब यार देख के ही पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपली लिख देते हैं कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख के पता चलता है, सारे टर्म्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे भी तो भी y² - 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में तो कोई झोल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि y की डिग्री 2 है, लेकिन आगे 1/y इज इक्वल टू 2 है, ऐसा दिखा। तो पहले इसको हमको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, फिर पता करना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो यहाँ हम पहले एलसीएम ले लेंगे, ये y² को थोड़ी देर के लिए हम लोग y²/1 ले लेते हैं। 1 और y का एलसीएम कितना, y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, y² × y इज इक्वल टू कितना, y³। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 1 इज इक्वल टू 2। और आगे इसको सॉल्व करते हैं, अब वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y³ + 1 के सामने कुछ भी नहीं है, तो ये y³ + 1 इज इक्वल टू 2y। अब इस इक्वेशन की डिग्री देखो, 2 है, 3 है, 1 है, क्या है, 3 है। तो क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर से देखो ऐसा ही क्वेश्चन है,
फिर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, नीचे एक्स है, एक्स ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2। इसको आगे सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है, यहाँ पे लग रहा था कि इसकी डिग्री 1 है, बट जब इसको सॉल्व किया गया तो देखो डिग्री कितनी निकल के आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ऐसे वो दे देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो बिना सॉल्व किए हुए डिसाइड मत कर लेना कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ देखो बिना मल्टीप्लाई किए इसको हम नहीं बता सकते ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो m को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे m-5 से, m इंटू m-5, फिर कितना बचा, +2 बचा, तो +2 को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं m-5 से, m इंटू m इज इक्वल टू 0, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू -5 -5m, 2 इंटू m 2m, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो -10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइक टर्म है, -5 + 2, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब आराम से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसकी डिग्री 2 है तो इसलिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। अब इसको अगर सॉल्व भी करें तो ये और ये लाइक टर्म है, तो m³ -3m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। m³ में से 3m³ को माइनस करेंगे तो -2m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो डिग्री कितनी है, 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फिर क्या करना है, a, b और c की वैल्यू को लिखना है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 10 - y²। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता, जब डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा होता। तो चलो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो पहले ये y² को इस तरफ को लेके आएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म y²। 2y ऑलरेडी इक्वल टू के इस तरफ है तो प्लस 2y, और 10 को इस तरफ लेके आएंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं जब इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो यहाँ देखो a b c की वैल्यू क्या मिलेगी। जो y² का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, a होगा, जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। तो अब बताओ y² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। y का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो b की वैल्यू 2। कांस्टेंट टर्म कितना है, -10। तो इस तरह से हमको a b और c का पता चलेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x - 1² इज इक्वल टू 2x + 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसका स्प्लिट कैसे करेंगे, ये a - b² के फॉर्मूले पे इसको स्प्लिट करेंगे। ये आइडेंटिटी याद ही होगी, a - b² इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और x माइनस 1 के स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो इसको ठीक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब सारे टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं और उस तरफ जीरो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी 2x इस तरफ को आया तो माइनस 2x प्लस 1 ऑलरेडी है ही, 3 इस तरफ आया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया किस चीज में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है। बी मतलब क्या, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4, और सी मीन्स क्या, कांस्टेंट टर्म कितना है -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करने के बाद -3। जब भी देखो ब्रैकेट से पहले माइनस हो ना, तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये -x से क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये x इस तरफ आया तो -x, ये -3 इस तरफ आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5x में से x माइनस करने पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, x का कोएफिशिएंट कितना 4, और कांस्टेंट टर्म कितना 3। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो सारे टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं। 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर इस तरफ आए तो -2m स्क्वायर, और -9 इस तरफ आएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में सेम सेम डिग्री। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1m स्क्वायर, तो m स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बट इसमें एक टर्म मिसिंग है। m स्क्वायर है लेकिन m वाला टर्म मिसिंग है। तो जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a तो मिल जाएगा कितना 1, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होता है ना b, वो नहीं है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट टर्म कितना 9। तो इस तरह से ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। फोर्थ के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब थर्ड के 5 पे। p 3 + 6p इज इक्वल टू -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। p इंटू 3p, p को 6p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री वाले को पहले लिखते हैं, तो 6p स्क्वायर, चूंकि इक्वल टू से इसी तरफ है तो इसलिए प्लस का प्लस रह गया। 3p भी पॉजिटिव है तो 3p, और ये -5 इस तरफ है तो +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो a मीन्स p स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 6, b मीन्स क्या, p का कोएफिशिएंट 3, और c मीन्स क्या, कांस्टेंट टर्म 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13।
अब यहाँ देखो सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 13 इस तरफ आए तो -13 इज इक्वल टू 0। -9 और -13 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -22 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 मिल जाता है, लेकिन b यहाँ पर लापता है, और c मीन्स कांस्टेंट टर्म कितना -22। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ एक रूट्स क्या है इसको पहले समझते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो पूरा इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे रूट्स। तो यहाँ देखो इक्वेशन के सामने दो रूट्स दिए हुए हैं, अब हमें ये पता करना है कि ये इसका रूट है या नहीं है। रूट को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 1 बी इन, इस इक्वेशन में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, बस करना क्या है कि x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 1 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर था मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस 4x था तो 4 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 से, माइनस 5 इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस 4 इंटू 1 कितना 4, माइनस 5, तो 1 प्लस 4 5 और 5 माइनस 5 इज 0। देखो 1 पुट करने पे क्या हो रहा है, इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये रूट है, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब दूसरा पुट करके देखते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू -1 बी इन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, उसको रिप्लेस कर देते हैं -1 का स्क्वायर, प्लस 4x मीन्स 4 इंटू -1 माइनस 5, देखते हैं क्या आता है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, प्लस 4 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आया -4 -5। अब देखो यहाँ पर ये 1 -4 -5 कितना -9 इज इक्वल टू हाउ मच, -8, और हम लोग जानते हैं कि -8 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये था x रूट है जबकि -1 नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन को देखो, इक्वेशन है हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m और दो वैल्यू दी हुई है m इज इक्वल टू 2 और 5/2। अब देखना है इसमें से कौन रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, m इज इक्वल टू 2 को, इक्वेशन लिख लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू, अब m जहां जहां पे है वहां पे हटा के हमको 2 लिख लेना है, तो 2m स्क्वायर है 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2 से। देखो 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 -2, और -2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये जो है हमारा
m इज इक्वल टू 2, ये क्या है, रूट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 5/2 पुट करके देखते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 2, m की जगह पर क्या पुट करते हैं, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5m, फिर m को हटा के 5/2 लिखते हैं। तो ये रहा 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 5 जो 25/2। ये देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 25/2 माइनस 25/2, और 25 में से 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए m इज इक्वल टू 5/2 जो है वो दिस इज द रूट, क्योंकि इसको पुट करने के बाद पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 हमारा खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे, 5th और 6th उसको करता है। देखो 5th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, k फाइंड करना है इस इक्वेशन में, kx² माइनस 10x प्लस 3, और ऑलरेडी हमको इसका रूट पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि रूट क्या है इसका, 3 है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे हम x की वैल्यू क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो kx² है मीन्स k इंटू 3² माइनस 10x है मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू के 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। या फिर 27 को मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो 9k इज इक्वल टू 27, या फिर k इज इक्वल टू 27/9 मीन्स 9 3 जा 27 मीन्स k की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्टिविटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन छोटी सी एक्टिविटी है। देखो ये इक्वेशन है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, और इसका एक रूट दिया हुआ है -7/5। तो k की वैल्यू को निकालने के लिए ये एक्टिविटी हमको करनी है। तो रूट हमको पता है कि रूट कितना है, -7/5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब क्या, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, m हो रहा है, तो m की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो रूट है। तो m कितना पुट करेंगे हम लोग, -7/5। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, 5m², तो 5 इंटू एम की वैल्यू क्या, -7/5 का स्क्वायर प्लस 2m था, तो m की जगह फिर यहाँ पर क्या पुट करना है, -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। 5 इंटू -7 का स्क्वायर कितना, 49, और 5 का स्क्वायर 25। इस 5 से 25 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25। तो यहाँ जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 49/5। यहाँ पे भी देखो 2 को -7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है, तो 49 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 49 में से 14 माइनस करते हैं तो 49 माइनस 14 हो जाता है 35/5। वापस से इसको कट कर देते हैं, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू, यही 7 जब इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, -7। सो k की वैल्यू कितनी, -7।
तो ये था प्रैक्टिस सेट 2.1। जिन बच्चों की बोर्ड की तैयारी अभी नहीं हुई है उनके लिए भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत इजी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो 15-20 दिन बचे हुए हैं ना, ये भी सफिशिएंट है। इसमें भी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छी तरह से। प्रेशर में नहीं आना है, एकदम सुकून से बैठ के बनाना है, हो जाएगा। जब ये एक्सरसाइज पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद खुद से एक बार सॉल्व करके देखना कि कितने क्वेश्चंस खुद से करने आ रहे हैं या नहीं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में।